वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 22 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था टेक्स्ट फाइल को, और इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं बाइनरी फाइल को। तो बाइनरी फाइल को एक कंप्लीट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे, जिससे कि हमको एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है बाइनरी फाइल को। तो टेक्स्ट फाइल तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में समझी थी, उसको हमने रिवाइज किया था, और इस वीडियो में हम बाइनरी फाइल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है, जब एक फाइल हमारे पास ऑलरेडी है यानी कि टेक्स्ट फाइल है, तो हम बाइनरी को क्यों यूज़ करें। तो देखिए, दोनों में यहाँ पे जो डिफरेंस है, क्योंकि कई बार आपका 2 मार्क्स में दोनों ही फाइल्स में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो टेक्स्ट फाइल तो ऑलरेडी वैसे हम रीड कर चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने बाइनरी को यहाँ पे समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो दोनों का ही जो स्टोरेज मेथड है, यानी कि दोनों में जो डेटा स्टोर होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर हमको कोई प्लेन टेक्स्ट को स्टोर करना होता है, या आस्काई कोड या यूनिकोड के फॉर्म में आपको डेटा को स्टोर करना होता है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट फाइल का यूज़ करते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल में आपका जो डेटा है वो बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। और बाइट्स के फॉर्म में इसके अलावा आप अलग अलग टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि आपका टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, ऑडियो हो, आपका फोटोज़ हो, हर तरीके का डेटा हम बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज में अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट फाइल में हम आस्काई जो कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, या यूनिकोड। और बाइनरी में हम बाइट्स के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करते हैं। देन ये तो हो गया स्टोरेज का। इसके बाद इन दोनों का अगर आप एग्जीक्यूशन देखेंगे तो टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, इस वजह से इसमें इंकोडिंग भी काफ़ी होती है। लेकिन बाइनरी फाइल आपका रॉ फॉर्मेट है, जिसमें डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज इट इज़ आपका मशीन में इसको या स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो टेक्स्ट फाइल है ये आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, ह्यूमन रीडेबल, जबकि आपका बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। यानी कि इसको अगर आप बैकएंड पे ओपन करके भी देखेंगे तो आपको टेक्स्ट हो सकता है वहाँ पे समझ में ना आए जो डेटा आपका है, और एग्जीक्यूशन आपका टेक्स्ट फाइल में जो है स्लो होता है, और आपका बाइनरी फाइल में जो है वो फास्ट होता है। यानी कि बाइनरी फाइल अगर आप एग्जीक्यूशन के पर्पज से अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ताकि जब उसको आप रिट्रीव करेंगे तो एग्जीक्यूशन तेज हो, तो उसके लिए आपको बाइनरी फाइल को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हमको अपने डेटा जो है उसको फास्ट एक्सेस करना है, तो हम कौन सी फाइल का यूज़ करेंगे। तो जो रॉ फॉर्म में आपका डेटा स्टोर कर रही है, यानी कि हम बाइनरी फाइल को यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक्सटेंशन तो आपको पता है कि जो टेक्स्ट फाइल है इसका एक्सटेंशन .txt है, एंड आपको जो बाइनरी फाइल है इसमें हम .dat भी लिखते हैं, या हम .bin भी यहाँ पे लिखते हैं, दोनों ही आपके एक्सटेंशन है। और मोड्स भी हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में कि टेक्स्ट फाइल के लिए हमारे जो मोड हैं वो है RWNA, यानी कि रीड राइट एंड अपेंड। एंड इसके साथ अगर हम प्लस ऐड करते हैं तो हमारे बोथ ऑपरेशन होते हैं, यानी कि अगर हम R के आगे प्लस करें तो रीड भी होगा, साथ में राइट भी होगा। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा सेम है RWNA, लेकिन हम यहाँ पे B का यूज़ करते हैं, जो कि ये बताता है या ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बाइनरी फाइल है। और इसमें भी सेम है, अगर आप प्लस यूज़ करेंगे तो दोनों ऑपरेशन आपके यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि आपका यहाँ पे आप रीड भी कर पाएंगे एंड आप राइट भी कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक हमने यहाँ पे सीखा। तो अब समझिए, जैसे टेक्स्ट फाइल जो है, टेक्स्ट फाइल में हमने किसी भी मॉड्यूल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसके जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे रीड है या रीड लाइन है, राइट लाइन है, ये जितने भी फंक्शन है ये पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। तो इसके लिए हम किसी भी मॉड्यूल को या एक्सटर्नल फाइल को अपने सोर्स कोड में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसका नाम है पिकल मॉड्यूल, क्योंकि हमारे दो यहाँ पे फंक्शन है। एक हमारा लोड फंक्शन है, जिससे कि हम डेटा को लोड करेंगे अपनी फाइल से अपने प्रोग्राम के अंदर, और एक डंप फंक्शन है, जो कि नाम ही बता रहा है कि डेटा को हमने डंप करना है आपका बाइनरी फाइल के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, यानी कि एक सिंगल प्रोग्राम हम यहाँ पे समझेंगे, जिससे कि हमको समझ में आएगा कि हम बाइनरी फाइल में रीड हो गया, राइट हो गया, सर्च ऑपरेशन है, इन सभी को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमको कुछ स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो बाइनरी फाइल में स्टोर करना है, और क्या क्या डेटा हम स्टोर करेंगे। तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर लेते हैं, स्टूडेंट का नेम स्टोर कर लेते हैं, और स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर लेते हैं। तो ये डेटा हमने स्टोर करना है।
अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स के अंदर, वहाँ पे फंक्शनल फॉर्म में आता है, या तो आपको क्रिएट अ फंक्शन इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या रीड फ्रॉम द फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन आपको दिया होगा जिसके अंदर आपका बाइनरी ऑपरेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम फंक्शनल फॉर्म में ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसकी मदद से हम डेटा को लिखने वाले हैं अपनी बाइनरी फाइल में, यानी कि राइट ऑपरेशन। तो अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी फाइल के लिए क्या करना है, अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, देन पिकल का नाम, सॉरी मॉड्यूल का नाम हमारा है पिकल। एंड इसके अलावा और भी मेथड हैं, जैसे इंपोर्ट पिकल एज, आप यहाँ पे कोई भी एलियासिंग कर सकते हैं, यानी कि अल्टरनेट नेम बना सकते हैं, या फ्रॉम कीवर्ड की मदद से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड हमारे सेम है, आप किसी से भी करें, लेकिन एग्जाम में जो मेनली आता है वो केवल इंपोर्ट पिकल से ही आता है। तो इंपोर्ट पिकल से ही हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि हम, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं जो एलियासिंग या अल्टरनेट नेम बनाते हैं। देन हमको मॉड्यूल का नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस जो हमने यहाँ पे एक अल्टरनेट नेम बनाया है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट पिकल, इसके बाद फंक्शन हम बनाते हैं डेफ, एंड देन राइट डेटा। तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि आपका आइडेंटिफायर होता है केवल। तो राइट डेटा, तो इस फंक्शन की मदद से हम डेटा को राइट करेंगे। तो फंक्शन हमारा बन गया, यानी कि उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने अपने फंक्शन के अंदर फाइल को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले एक फाइल हैंडलर ले लेते हैं। आपका एग्जाम में हो सकता है किसी भी नाम से हो, फिलहाल मैं पी नाम से यहाँ पे दे देता हूँ। तो इसके बाद ओपन फंक्शन, एंड इसके अंदर दो आपके आर्गुमेंट होते हैं, एक तो फाइल का नेम, तो फाइल का नाम दे देते हैं student.bin या .dat, एंड इसमें हमने लिखना है, तो इसमें हम लिख देंगे WB मोड। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी साथ में हम समझ लेते हैं कि हमने फाइल को ओपन किया, फाइल का नेम दे दिया, और आपको ये पता होगा प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि ये जो हमने एड्रेस दिया है ये रिलेटिव एड्रेस है, क्योंकि इसमें केवल नेम है एंड उसका एक्सटेंशन है, यानी कि फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। लेकिन अगर यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस होता, यानी कि हो सकता है किसी फोल्डर के अंदर होता, या किसी ड्राइव के अंदर है, देन किसी फोल्डर के अंदर है, देन कोई सब फोल्डर है, तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आता, जिसको कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कई बार एमसीक्यू में, हमने एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने पूरी जो प्लेलिस्ट है नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, अगर कंप्लीट एड्रेस होता तो क्या होता, वो होता एब्सोल्यूट एड्रेस। अभी फिलहाल ये जो एड्रेस है तो ये हमारा है रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव यानी कि जो करंट पाथ में होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। एंड WB यानी कि हम बाइनरी फाइल में यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए जो मोड है, अगर आप WB करेंगे तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर WB मोड होता है तो एग्जिस्टिंग फाइल अगर है तो उसका डेटा इरेज होकर नया डेटा आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे AB लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये अपेंड मोड है, एंड अपेंड मोड के अंदर हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो भी रहेगा, और साथ में जो नया डेटा आप उसमें एंटर करेंगे वो भी आता है। तो यहाँ पे देखिए ओपन की हमने फाइल को, राइट WB यानी कि हमने इसमें लिखना है। तो अब हमको तीन चीजें यहाँ पे लिखनी है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो तीन वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल r इक्वल्स टू, और रोल नंबर है तो इंट, देन इनपुट, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंटर रोल नंबर। रोल नंबर हमने एंटर करवाना है। एंड सेकेंड हमारे पास है नेम, तो इसको हम डायरेक्टली स्ट्रिंग के फॉर्म में लेंगे, तो केवल इनपुट यहाँ पे आएगा, तो इनपुट मैंने यहाँ पे किया। देन हमारे मार्क्स, तो मार्क्स भी हम ले लेते हैं इसको, चलिए इंटीजर में, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं भी करेंगे इंटीजर में तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये रॉ फॉर्म में है। लेकिन जब हमको सर्चिंग करनी होती है या चेक करना होता है तो वहाँ पे इंटीजर में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने रोल नंबर को यहाँ पे इंटीजर में लिया है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। थर्ड हमारा है मार्क्स, तो मार्क्स हम इससे पूछ लेते हैं। अब इसके बाद तीनों ही डेटा जो है उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक T नाम के वेरिएबल में, जिसमें सबसे पहले मैं रखता हूँ 0 इंडेक्सिंग पे रोल नंबर को, देन सेकंड इंडेक्सिंग पे नेम को, एंड थर्ड इंडेक्सिंग पे आपका मार्क्स को। तो देखिए सिंपल सा है, हमारे पास डेटा आ गया। आप चाहें तो तीनों वेरिएबल्स को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर हम अलग अलग टाइप का जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर डेटा भी है और स्ट्रिंग डेटा भी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे होगा, अब इसको हमने फाइल में लिखना है, तो पिकल डॉट डंप, यानी कि पिकल नाम का मॉड्यूल है, एंड इसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो है डंप। एंड यहाँ पे हमने डंप करना है किस डेटा को, जो T नाम के वेरिएबल या लिस्ट के अंदर है, एंड किस फाइल में करना है, वो है फाइल student.bin, और इसका जो फाइल हैंडलर है जो इसका हैंडल करेगा सारा काम वो है P। तो P का नाम अब यहाँ पे आएगा, यानी कि T, P। एंड फाइनली हमने अगर फाइल विथ से यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, यानी कि विथ फंक्शन के विथ कीवर्ड की मदद से ऊपर नहीं किया है, तो हमको क्लोज भी करना है P.close।
क्लोज नाम से या फाइल हैंडलर डॉट क्लोज नाम से। तो ये तो हमारा एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया जिससे कि अब डेटा को फाइल में लिखते हैं यानी कि राइट मोड। इसके बाद अब हम देखते हैं अगर हमको डेटा को रीड करना हो फाइल से, क्योंकि जब 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 आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिंपली एक रिकॉर्ड ये आपका लिखने वाला है। देखिए हर बार जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक ही बार ये रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करेगा, क्योंकि WB मोड है। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम इसमें आती है कि आप एक बार आप 2-3 बार इसको लिखते हैं फिर रीड करते हैं, लेकिन केवल एक ही डेटा वहाँ से रीड होता है। वो इसी वजह से, क्योंकि WB क्या करेगा, ये पुराने डेटा को इरेज कर देगा, फाइल नहीं है तो एक नई फाइल को भी क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। तो यहाँ पे अगर आप AB मोड करेंगे तो आपका डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर होता रहेगा और पुराना डेटा भी आपका रहेगा। तो ये तो हमारा पहला फंक्शन हो गया राइट डेटा। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है रीड करने के लिए। डेटा को अगर वापस लाना है, देखना है, क्योंकि वैसे भी ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, तो इसके लिए दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे बनाते हैं डेफ, एंड देन फंक्शन का नाम दे देते हैं चलिए रीड डेटा नाम से। तो रीड डेटा, इसके बाद सबसे पहला काम फाइल को ओपन करना है। तो P = हमने किया ओपन, आप चाहें तो विथ ओपन से भी इसको कर सकते हैं। तो student.bin हमने यहाँ पे नाम दिया है एंड हमने RB यानी कि रीड मोड में इसको ओपन किया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। अब देखिए ये हमने यहाँ पे समझना है कि जिस भी टाइप का डेटा आप फाइल में स्टोर करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम आपने उसमें स्टोर किया है फॉर एग्जांपल लिस्ट के फॉर्म में, तो आपका जब उसको रीड करेंगे तो वो भी रीड भी जो होगा वो होगा लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हमको अगर हम एक ही बार डेटा रीड करते हैं उसके बाद आपको बार बार इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि हम ऐसा फंक्शन यहाँ पे बनाएं, यानी कि एक इन्फिनिटी लूप चलाएं जो कि तब तक डेटा को रीड करे जब तक कि आपका डेटा कंप्लीटली रीड नहीं हो जाता। एंड साथ में ट्राई एक्सेप्ट भी हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर आप रीड करते हैं और डेटा फिर आप रीड, अगर वहाँ पे डेटा आपका एंड होता है वो उसको हम रीड नहीं कर पाते तो वहाँ पे एंड ऑफ फाइल एरर आती है। तो उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फिनिटी लूप बनाने का तरीका सिंपल सा है। वाइल हम लिखेंगे एंड देन ट्रू हम लिखेंगे, यानी कि हमने इन्फिनिटी लूप यहाँ पे रन किया। और अगर आप ट्रू नहीं लिखना चाहें तो कुछ और डेटा भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू या कोई भी फॉल्स वैल्यू जो नहीं होती पाइथन में, उन सभी को ये ट्रू मानता है। तो वाइल ट्रू, इसके बाद ट्राई करना है हमने डेटा को रीड करने का। एंड ट्राई के अंदर सिंपली जो डेटा है उसको हम लेके आते हैं डी नाम के वेरिएबल में, pickle.load, और लोड करना है इस फाइल से, इसका फाइल हैंडलर है P। तो सिंपली जो डेटा है वो लिस्ट के फॉर्म में आपका D के अंदर आ जाएगा। देन रीड होने के बाद आप सिंपली उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने डेटा प्रिंट भी कर दिया। और जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यानी कि जब डेटा नहीं आएगा, तो सिंपली ट्राई के बाद हम लिखेंगे एक्सेप्ट, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं, केवल अगर आप एक्सेप्ट कीवर्ड लिखते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंड ऑफ फाइल एरर अगर आप लिखना चाहें, जो कि दिखाता है कि ये फाइल एरर है। जब भी आप कोई फाइल का प्रोग्राम बनाते हैं, बेसिकली बाइनरी फाइल का, तो उसमें आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद एक स्टेटमेंट और मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एंड ऑफ फाइल एंड देन P.close, एंड फाइनली इन्फिनिटी लूप हमने चलाया है तो हमको इसको ब्रेक भी करना होगा। तो देखिए सिंपल सा है, ये केवल इतने से ही हमारा दो मेन प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं, एक राइट करने का, एक रीड करने का। अब देखिए इसी के बेसिस पे आपके और भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो हमने केवल रीड एंड राइट किया। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किसी स्पेसिफिक रोल नंबर के बेस पे या किसी डेटा के बेस पे, अगर आपने एक एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे स्टोर किया है तो एम्प्लॉय ID हो सकता है या स्कूल ID हो सकता है, लाइब्रेरी है तो बुक ID या स्टूडेंट ID वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर के बेस पे अगर हमको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है केवल रोल नंबर के बेस पे, तो फिर सिंपली क्या करेंगे, इसी डेटा का जो फंक्शन है इसका नेम हम चेंज करके कुछ भी आप रख सकते हैं, या सर्चिंग आप इसका नेम रख सकते हैं। सर्चिंग के अंदर देखिए बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा। और हमने क्या करना है, डेटा हमारे पास यहाँ पे है और इस डेटा के साथ हमने केवल कंपैरिजन करके फिर यहाँ पे प्रिंट करना है। यानी कि इसके बाद जो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा आएगा, फॉर एग्जांपल हमको एक रोल नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपली हम एक रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं R। तो अभी तक हम इस फंक्शन से रीड कर रहे थे, आप इसका नेम चेंज करके इसी में चेक भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि इफ़ अगर जो हमारा R में वैल्यू हमने यूज़र से ली है वो अगर इस वाले जो हमारी लिस्ट है इसमें जो डेटा आया है उसके रोल नंबर से अगर मैच होता है, तो देखिए रोल नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इस फाइल के अंदर तो 3 डेटा हैं, यानी कि रोल नंबर भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है। तो तीनों ही जब हमने लोड किए तो D में आए, और D हमारी लिस्ट है और लिस्ट में अगेन आपका इंडेक्सिंग होती है। तो D का जो है
आपका 0 इंडेक्स नंबर, इसमें हमने स्टोर किया था रोल नंबर को, 1 में किया था मार्क्स को, एंड थर्ड आपका जो है 1 में किया था नेम को और 2 में किया था मार्क्स को। तो रोल नंबर यानी कि क्या आएगा, डी का 0। तो अगर वो रोल नंबर इसके बराबर होता है देन आप सिंपली ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके इंटेंड में रखेंगे, तो सिंपली आपका वो डेटा डिस्प्ले होगा और कोई भी डेटा आपका डिस्प्ले नहीं होगा। और इसके अलावा कई बार हमको यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि फाइल में अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए भी सबसे पहले डेटा तो कंप्लीट रीड होगा। तो रीड होने के बाद आपने क्या करना है, सेम मेथड कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर करने से पहले एक स्टेप इससे पहले आपने करना होता है, आपने एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना होगा जिसका नाम है सीक फंक्शन। तो देखिए सीक एंड टेल दो फंक्शन होते हैं। टेल फंक्शन क्या करता है, फाइल के करंट जो उसका फाइल पॉइंटर आप कह सकते हैं, कर्सर आप कह सकते हैं, उसकी लोकेशन बताता है या करंट फाइल पॉइंटर की लोकेशन बताता है। और सीक फंक्शन हमारा नंबर ऑफ बाइट्स के हिसाब से हमारे फाइल पॉइंटर को आगे पीछे करेगा। जैसे आप किसी भी एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल या किसी भी एडिटर के अंदर लिखते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले आपको एक ब्लिंकिंग कर्सर मिलता है, आप लिखते हैं तो एक कर्सर भी मूव होता है, एंड देन ऐसी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पहुंचेगा। तो एक करंट जो कर्सर है ये करेंटली फाइल के अंदर कहाँ है, इसके लिए क्या है, टेल फंक्शन हमारा है, इसके लिए हमारा टेल फंक्शन है। और दूसरा सीक फंक्शन से हम क्या करते हैं, सिंपली सीक फंक्शन से हम फाइल पॉइंटर को आगे पीछे करते हैं। तो इस जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इससे पहले रीड करने से पहले हमको उसका जो लोकेशन है वो एक वेरिएबल में रखना होगा, एंड देन सीक लोकेशन करके सिंपली उस लोकेशन तक हम पहुँच के वापस इसमें रीराइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, अगर एक फंक्शन हम अलग से बनाते हैं WB यानी कि जो कि केवल सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करे, देन उसके बाद हम वहाँ पे सिंपली उसको वापस डंप करेंगे। एंड साथ ही में आपने मोड भी देन चेंज करना होगा RB के साथ प्लस, यानी कि आप रीड भी कर रहे हैं साथ साथ और उसमें राइट भी कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम बनता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है जो आपके अलग अलग मार्क्स में पूछे जाएंगे। एंड साथ ही में अगर एक कंप्लीट प्रोग्राम आपको लिखने को आता है या इससे रिलेटेड कुछ आता है तो एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे समझा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 22। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नंबर 23 में, जहाँ पे हम रिवाइज करेंगे हमारी थर्ड फाइल CSV फाइल को, वीडियो नंबर 23।